अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मूसा और आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू एएलपी, यानी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलें पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर की जो पहली डेफिनेशन है वो है इन बायोलॉजी। Biology is the scientific study of life. The word biology has been derived from two Greek words. Bios mean life and logos mean thought or reasoning. बायोलॉजी कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में साइंटिफिकली स्टडी करना। ठीक है, ये जो बायोलॉजी है ये टू वर्ड से निकले, बायोस और लोगोस। बायोस कहते हैं लाइफ को और लोगोस कहते हैं थॉट और रीजनिंग को। ठीक है, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की साइंटिफिकली स्टडी करने को बायोलॉजी कहते हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये बन सकती है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के बारे में सोचना, उसकी स्टडी करना, उसको बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। इसकी यहाँ पे 3 डिविजन्स बताई हुई हैं हमारी बुक में। एक है ज़ूलॉजी, दूसरी बॉटनी, तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। पहले हम पढ़ते हैं ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी इज द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ज़ूलॉजी जू और लॉजी, जैसे हमने बायो और लॉजी को किया था अलग अलग, इसको भी कर लेते हैं जू और लॉजी। बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करें उसको ज़ूलॉजी कहते हैं। ठीक है, बॉटनी। बॉटनी इज द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करें उसको बॉटनी कहते हैं। ये 2 डिवीजन होगी, इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, इसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो छोटे, बायो लाइफ, लोगोस थॉट रीजनिंग सोचना स्टडी करना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो से माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे जानदार, उनकी स्टडी करने को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी इज द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है बैक्टीरिया, यूग्लिना। यूग्लिना में तो लिखा नहीं है, वैसे वैसे मैं बता रहा हूँ, बुक में जो एग्जांपल दी हुई है वो बैक्टीरिया दी हुई है। ठीक है, ये इसकी डिवीजन्स होगी। आगे इसकी है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। इसकी पहली जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। Morphology is the branch of biology that deal with the study of form and structure of living organism. Morphology बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और उसके जो किस तरह बना है, वो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर उसकी स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हम हैं, इंसान, इसके जो स्केलेटन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, उसकी स्टडी करने को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मैंने वैसे एग्जांपल दी है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके कोई और स्ट्रक्चर होता होगा, स्केलेटन नहीं होता होगा, हमारा स्केलेटन है। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनाटॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हमारा हार्ट है, उसकी स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। हमारा लंग्स है, उसकी स्टडी को करने को एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, ये इन सारे इंटरनल स्ट्रक्चर की लिविंग स्टडी करने को एनाटॉमी कहते हैं। थर्ड है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें, माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी करें, उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। सेल और ये जो सेल ऑर्गेनेली है ना, इनका मतलब और इनके बारे में डिटेल से हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेली होती हैं। अभी हम चैप्टर नंबर 4 में अभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगला वो टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे कि सेल कैसे बनता है, किस किस से मिलकर बनता है, ऑर्गेनेली किस किस से मिलकर बनती है। यहाँ पे बताया हुआ है सेल बायोलॉजी कि सेल और सेल ऑर्गेनेली के फंक्शन और जो उनका स्ट्रक्चर है उनके बारे में स्टडी करने को सेल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिजियोलॉजी।
Physiology is the branch of biology deal with the study of different parts of living organisms. Morphology क्या था? Form and structure of living organisms. Anatomy क्या था? Internal structure of living organisms. Physiology है the branch that deal with the study of different parts of living organisms. जो हमारे बॉडी के different parts की स्टडी करता है उसको फिजियोलॉजी कहते हैं. ठीक है. हमारी बॉडी जैसे हमारे लिम्स हैं उनकी स्टडी करने को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने को फिजियोलॉजी कहते हैं. हमारी आइज़ की स्टडी करने को फिजियोलॉजी कहते हैं. हमारे ईयर, ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स हैं, इनकी स्टडी करने को फिजियोलॉजी. नेक्स्ट है जीनेटिक्स. जीनेटिक्स कहते हैं जीनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस. जीनेटिक्स कहते हैं जीन्स की स्टडी करना और उनका जो इनहेरिटेंस में रोल है उनकी स्टडी करने को जीनेटिक्स कहते हैं. जीन्स हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में कि जीन्स होता क्या है. जीन्स असल में क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे हुए होते हैं. अब क्रोमोसोम्स क्या होंगे वो भी चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे हम. और उनका जो रोल है इनहेरिटेंस में उनकी स्टडी करने को जीनेटिक्स कहते हैं. इधर बुक में बताया हुआ है कि इनहेरिटेंस क्या होता है. इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. इनहेरिटेंस कहते हैं एक खसूसियत का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं. ठीक है. जो नेक्स्ट है वो है एम्ब्रोलॉजी. एम्ब्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रॉय टू अ न्यू इंडिविजुअल. एम्ब्रोलॉजी, ये जो एम्ब्रॉय है ये इसे कहते हैं, ये जो जाइगोट होता है जब ये डेवलप हो रहा होता है इसको एम्ब्रॉय कहते हैं. जब ये न्यू इंडिविजुअल बन जाता है इनके बीच में जो डेवलपमेंट होती है ना एम्ब्रॉय से न्यू इंडिविजुअल बनने तक की, उसकी स्टडी करने को एम्ब्रोलॉजी कहते हैं. ठीक है. एम्ब्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रॉय टू अ न्यू इंडिविजुअल. उसके बाद है टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स. टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स को नेम और क्लासिफिकेशन, उनके क्लासिफिकेशन से और उनको नाम देके अलग ग्रुप और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, उसकी स्टडी करने को टेक्सोनॉमी कहते हैं. टेक्सोनॉमी इज स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. ठीक है. उसके बाद है प्लेंटोलॉजी. Plantology is the study of fossils which are remain of extinct organisms. प्लेंटोलॉजी कहते हैं फॉसिल्स की स्टडी करना. आपको पता है फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं जो अब ऑर्गेनिजम्स के जो ऑर्गेनिज्म जो अब नहीं है उन्हें एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं पाए जाते. जैसे डायनासोर्स हैं, उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे उनके हड्डियाँ होती हैं उनकी, वो अगर उन्हें जो है ना फॉसिल्स कहते हैं. प्लेंटोलॉजी कहते हैं फॉसिल्स की स्टडी करना, और फॉसिल्स उन ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल जो अब एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है यानी अब इस दुनिया में नहीं पाए जाते, उनको कहते हैं प्लेंटोलॉजी. प्लेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. अगला है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं एक ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट से जो इंट्रैक्शन है उसकी स्टडी करते हैं. Environmental biology deal with the study of interaction between the organisms and their environment. Environmental biology कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म का के अपने environment के साथ जो relationship है, interaction है, उसकी study करने को environmental biology कहते हैं. Next है sociobiology. Sociobiology deal with the study of social behavior of the animal that makes societies. सोशियोबायोलॉजी कहते हैं कि जो एनिमल यानी हम इंसान, एनिमल्स उनकी जो सोशल बिहेवियर है वो उसकी स्टडी करने को सोशल बायोलॉजी कहते हैं. और ये जो सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स है यानी एनिमल का जो सोशल बिहेवियर है वो माशरा बनाता है यानी सोसाइटीज़ बनाता है. वही जो सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स है, एनिमल्स का जो सोशल बिहेवियर है वो सोसाइटीज़ बनाता है. ये एनिमल वो नहीं है जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में होते हैं यानी जंगल में होते हैं. ये बायोलॉजी में इंसान को भी एनिमल्स ही कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है उसके बाद पैरासाइटोलॉजी. पैरासाइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट और लॉजी.
पैरासाइट्स यहाँ से पता चल रहा है पैरासाइट्स की लॉजी स्टडी करने को, सोचने को। पैरासाइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की स्टडी करने को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अब ये पैरासाइट्स क्या होता है? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक होस्ट से, लिविंग होस्ट से घर भी लेते हैं और खाना भी लेते हैं, लेकिन उन्हें बदले में नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासाइट्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो एक लिविंग होस्ट से खाना भी ले और रहने के लिए जगह भी ले, शेल्टर भी ले, लेकिन बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाएं, उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी अभी अभी नई डिस्कवरी है, ये बायोलॉजी की नई ब्रांच है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो मैनकाइंड के लिए पॉजिटिवली अच्छा हो, जो उसको फ़ायदा दे। जैसे मेडिसिन होती हैं वो हमें फ़ायदा देती हैं, हमारी सेहत को, हमारी जो बीमारी होती है, हमें जो अगर बीमार हो जाता है कोई शख्स तो उसको सही करती हैं। अगर कोई बीमारी में हम कोई हार्ड चीज़ नहीं खा सकते, हमें सॉफ्ट चीज़ खानी पड़ती है। जैसे हम ब्रेड खा लें, फॉर एग्जांपल ब्रेड वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हम लोगों ने बनाई है, तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एक, वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इम्यून ये लॉजी, इम्यून सिस्टम की स्टडी करना, इम्यून लॉजी। इम्यून सिस्टम की स्टडी करने को लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो इम्यून सिस्टम की स्टडी करने को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स आपको पहले भी बताया कि बायोलॉजी में इंसान को भी एनिमल्स ही कहते हैं। अब ये इम्यून सिस्टम वो होता है कि जो हमारे अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ख़त्म करता है, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो माइक्रोब्स, उनको इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम ख़त्म करता है। जिसके इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर होता है वो ज़्यादा बीमार होता है, जिसका इम्यून सिस्टम पावरफुल होता है वो कम बीमार होता है। उसके बाद है एनाटॉमी। एनाटॉमी डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ये तो छोटी सी डेफिनेशन है कि छोटे जानदारों की स्टडी करने को एनाटॉमी कहते हैं। जो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो बायोलॉजी था ना, वैसे जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें इंसेक्ट्स कहते हैं, उनकी स्टडी करने को एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ये स्टडी करती है ड्रग्स की। Pharmacology is the branch of biology deal with the study of drugs and their effects on the system of human body. फार्माकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स, यानी ड्रग्स, ये ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन, ड्रग्स की स्टडी करें और उनके जो ह्यूमन बॉडी पे जो असरात है उनकी स्टडी करने को फार्माकोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, उसके बाद जो मॉर्फोलॉजी हमने सबसे ऊपर पढ़ा था ना, उसके साथ एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर भी एक डेफिनेशन दी हुई है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री भी इसे कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं हमारी जो लाइफ है, उस एक ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी करने को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। जैसे वाटर हो गया, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सारे जो है ना मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक है छोटा सा, बायोलॉजी इन कुरान। इसमें कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ एक MCQs इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में जो वाटर है वो 60 to 70% है। ये MCQs आता है, वो ज़्यादा आता है ये कि हमारी बॉडी में वाटर कितना है, तो हमारी बॉडी में 60 to 70% वाटर है। ठीक है, उसके बाद ये ब्रांचेस होगी बायोलॉजी, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लास्ट, फार्माकोलॉजी वैसे लास्ट ब्रांच थी, ये तो मैंने वैसे जो बॉक्स बना था उसमें लिखा हुआ था वो बता दिया मैंने आपको। उसके बाद बायोलॉजी कुरान जो है ना, वो क्या कहते हैं अगले टॉपिक, वो नेक्स्ट टॉपिक था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए ये सिर्फ MCQs के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये ब्रांचेज होगी। अब इसके बाद आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो पढ़ते हैं हम आगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो पूरी दुनिया है
उसका जो सबसे छोटी चीज़ है दुनिया में, सबसे छोटी चीज़ से लेके बायोस्फीयर अर्थ तक क्या क्या चीज़ें, क्या कैसे कैसे जो है ना स्टेप्स हैं, चेन बनी हुई है कि ठीक है कि ये मिले तो ये बनता है, ये मिले तो ये बनता है, ये मिले तो ये बनता है। ये इनको जो है ना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेवल, एक लेवल, सेकंड लेवल, गेम खेलते हैं उसमें लेवल आता है, एक लेवल, सेकंड लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, ठीक है। इस तरह जो है ना इसके भी लेवल्स हैं। सबसे पहले आता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं ऑल टाइप्स ऑफ मैटर मेड अप ऑफ एलिमेंट एंड ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम. The atoms are actually made up of many subatomic particles. The most stable subatomic particles are electron, proton, neutrons. अब मैं इसका आपको मतलब समझाता हूँ कि जो मैटर है ना एक, वो हर मैटर, जैसे ये माउस है, कीबोर्ड है, जो भी चीज़ें हैं ना, वो बनी है एलिमेंट से, और जो एलिमेंट है ना वो एक ना एक एटम से ज़रूर बना है, एटम से बना है, चाहे वो सबसे छोटा एलिमेंट है, वो एटम से ज़रूर बना हुआ है। ये नहीं है कि कोई एलिमेंट हो उसका वो एटम से नहीं बना हुआ, हर एलिमेंट एटम से बना हुआ है। और जो एटम है वो और भी छोटे पार्टिकल से बने हुए, सब एटॉमिक पार्टिकल से। और उन सब एटॉमिक पार्टिकल जो मोस्ट स्टेबल है ना, जो हमें साफ साफ पता चलते हैं अगर हम माइक्रोस्कोपिक देखें, तो वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये एटम है एक, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ये शेल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस होता है बीच में, इनके अंदर जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स सेम मिलते हैं ना, फिर मैं बताता हूँ क्या बनता है अगली स्लाइड में। जब सेम टाइप ऑफ एटम टुगेदर काम करते हैं ना, तो वो एलिमेंट बनाते हैं। ये मैंने बताया था ना पीछे कि एलिमेंट बनता है उससे, किसी न किसी ऐसे एटम से बना हुआ होता है, ठीक है। जब व्हेन द सेम टाइप ऑफ एटम वर्क टुगेदर एलिमेंट इज फॉर्म्ड, जब सेम टाइप ऑफ एटम एक साथ काम करते हैं तो वो एलिमेंट बना लेते हैं। पूरी दुनिया में जो है ना 92 नेचुरल है एलिमेंट्स, वैसे तो वो भी हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन जो नेचुरल है ना वो 92 हैं, जिनमें से 16 बायो एलिमेंट्स हैं, यानी जो 16 हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। उनमें से भी जो 6 है ना वो 99% पाए जाते हैं, और जो बाकी है ना 10 वो ओनली 1% पाए जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ऑक्सीजन 65% होता है, कार्बन 18% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है, नाइट्रोजन 3% होता है, कैल्शियम 2% होता है, और अदर भी 2% होते हैं। ये 2% ये आगे मैं आपको बताता हूँ जो बुक में बताया हुआ है। बुक में बुक में बताया हुआ है कि हमारी बॉडी में एक्चुअली कितने परसेंट पाए जाते हैं। जो ऑक्सीजन है वो 65% पाया जाती है हमारी बॉडी में, कार्बन हमारी बॉडी में 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन 10% पाया जाता है, नाइट्रोजन 3% पाया जाता है, कैल्शियम 2% पाया जाता है, फॉस्फोरस 1% पाया जाता है हमारी बॉडी में, और जो बाकी हैं, बाकी 10 है ना, वो भी जो है ना ओनली 1% पाए जाते हैं, वो 0.987 ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है मोलिकुलर लेवल, यानी जब सेम टाइप ऑफ एटम मिलकर काम करते थे तो बनता था एलिमेंट, जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मिलकर काम करते हैं तो बनता है मोलिक्यूल, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, जैसे वाटर है उसका मॉलिक्यूलर वेट H2O कितना है, 2 3 H2O है, ग्लूकोज का भी थोड़ा सा ही है, C6H12O6। जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है उनको कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, यानी बहुत ज़्यादा माइक्रो मॉलिक्यूलर वेट होता है उनका, उन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और उनमें आते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स, जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उनको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। उसके बाद आता है ऑर्गेनेलीज। जब मॉलिक्यूल्स मिलकर काम करते हैं तो वो ऑर्गेनेली बना लेते हैं। व्हेन द मॉलिक्यूल्स वर्क टुगेदर ऑर्गेनेली इज फॉर्म्ड। इधर मैंने एक एग्जांपल दी है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो एक ऑर्गेनेली है जिसका काम है सेलुलर रेस्पिरेशन का। ऑर्गेनेली जो होती हैं वो एक स्पेशल काम करती है, यानी एक स्पेसिफिक काम करती हैं
जिसके जिसके लिए वो बनी होती हैं, जैसे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इनका स्पेसिफिक फंक्शन है वो है सेलुलर रिस्पायरेशन का, ये सेलुलर रिस्पायरेशन करती हैं। ठीक है, उसके बाद है सेल। व्हेन many types of organelles work together cell is formed। जब ऑर्गेनेलीज मिलकर काम करती हैं तो वो सेल बना लेती हैं। जैसे स्किन सेल है एग्जांपल एक, वो उसमें जो है ना क्या कहते हैं, ये जो हमारी बॉडी की जो स्किन है ये सबसे बड़ा सेल है हमारी बॉडी का। इधर एग्जांपल दी हुई है, मैंने सामने डायग्राम बनाई हुई है एनिमल सेल की। एनिमल सेल के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे डिटेल्ड, कि उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर ऑर्गेनेली कौन कौन सी होती हैं, वो क्या क्या काम करती हैं। ठीक है, ऑर्गेनेली जब मिलती है, इनमें इनमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया इधर एक, जब क्या कहते हैं ऑर्गेनेलीज मिलकर काम करती हैं वो तो वो सेल बना लेती है। ठीक है, उसके बाद है टिश्यू। In multicellular organisms, similarly cell are organized into groups called tissue। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं टिश्यू, यानी जो एक सेल पर मुश्तमिल नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। जब वो सिमिलर सेल्स आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं उन्हें टिश्यूज़ कहते हैं। A tissue is tissue is a group cells specialized for the performance of the common function। जो सिमिलर सेल्स होते हैं ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे टिश्यू बनते हैं। ठीक है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यूज। A tissue is a group cells specialized for the performance of the common functions, for example epidermal tissue, muscular tissue, etc। इसकी आगे अगली स्लाइड में मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये कुछ टिश्यूज़ हैं, एक है कनेक्टिव टिश्यू, एपिथर्मल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये सिमिलर सेल्स आपस में मिले हुए जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब टिश्यूज़ मिलते हैं ना, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या बनता है। उसके बाद बनता है ऑर्गन। जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। ये हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये उनमें होते हैं। इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन्स। जब डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं, जब वो टिश्यूज़ मिलते हैं आपस में और रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो एक यूनिट बनाते हैं जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। ये ऑर्गन, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आता है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसे बोर्ड में क्या कहते हैं, कैसे लिखना है। अभी आपने सबसे पहले ऑर्गन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद एग्जाम्पल इन एनिमल्स लिखनी है, उसके बाद एग्जाम्पल इन प्लांट्स, वो मैं आपको एंड में अभी समझाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। एग्जाम्पल इन एनिमल्स, जैसे ऑर्गन है, उसका हार्ट है, वो एक ऑर्गन है। ईयर एक ऑर्गन है, आई एक ऑर्गन है। हार्ट का क्या फंक्शन है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को सर्कुलेट करना। ईयर का क्या फंक्शन है? ईयर का क्या फंक्शन है? हमें आवाज़ सुनाना। उसके बाद आई का क्या फंक्शन है? हमारे जो हमें कोई चीज़ दिखाना, आई से हम चीज़ें देखते हैं। ठीक है, ये ऑर्गन है सारे। ठीक है, जो डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं, सेम टिश्यूज से भी मिलकर बन सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल इन प्लांट्स, एग्जाम्पल इन प्लांट्स मैंने दी हुई है लीव्स और रूट्स। लीव्स कहते हैं जो खाना बनाती हैं, जो उसका फंक्शन होता है खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस करना, और फ्लोएम के ज़रिए खाने को लीव से रूट्स तक पहुंचाना। ठीक है, और रूट्स का क्या फंक्शन होता है? रूट्स का फंक्शन होता है वाटर को कंजर्व करना और जाइलम के ज़रिए रूट्स से लीव्स तक वो पहुंचाना वाटर। ठीक है, ये एग्जाम्पल इन वो होगी, प्लांट्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट है ये एग्जांपल है एक ऑर्गन की एग्जांपल मैंने बनाई हुई है, हार्ट।
हार्ट एक ऑर्गन है, उसका काम है पंप करना। कि किस तरह पंप करता है ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है ये, किस तरह पंपिंग करता है, ये कितने मिनट में कितने सेकंड में पंपिंग करता है, सारा हम लास्ट उसमें पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया हुआ है कि ये एक हार्ट है, इसका जो है ना एक फंक्शन होता है कि इस ब्लड को सर्कुलेट करता है। ये बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है, इसको ये जो है ना टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद है उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर आता है कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक स्पेसिफिक काम करें, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक स्पेसिफिक काम करता है, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम में स्पेसिफिक काम करता है। इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि सेम ऑर्गन सेम ऑर्गन सेम काम करें, डिफरेंट ऑर्गन मिलकर सेम काम करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये एक ही काम करते हैं। इनका काम होता है सिर्फ डाइजेस्ट करना, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये बात समझ आ गई। इन अ ऑर्गन सिस्टम each organ carry out its specific functions and the function of all organ appear as the function of the organ system। हर ऑर्गन सिस्टम का एक अपना फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करता है। जैसे हमारे माउथ का फंक्शन है कि खाने को च्यू करना, छोटे पीसेस में करना कि वो हमारे ओसोफेगस से गुजर जाए और हमारे सलाइवा के साथ उसे मिक्स करना, ये हमारे माउथ का फंक्शन होता है। फिर ओसोफेगस का कोई और फंक्शन होता है, फिर हमारे स्टमक का कोई और फंक्शन होता है। लेकिन ये जो सारे एक फंक्शन मिलकर बनाते हैं ना, वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इसकी एग्जांपल में मैंने दिया हुआ है, एनिमल्स की एग्जांपल में डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बता दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा आ जाता है माउथ माउथ आ जाता है, ओसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है। हमारा जो माउथ होता है उसे ओरल कैविटी कहते हैं। स्टमक आ जाता है, उसके बाद लिवर आ जाता है, पेनक्रियाज आ जाते हैं। ये मिलकर एक ही काम करते हैं, इनका काम होता है सिर्फ डाइजेस्ट करना, ठीक है। Digestive system is an organ system that carries out of processes of digestion. Major organ in its framework are, मैं बता दिया कि इनका काम सिर्फ होता है डाइजेस्ट करना, और इनके जो मेजर ऑर्गन्स है वो है ओरल कैविटी है हमारा माउथ, उसके बाद स्टमक है मेजर, ओसोफेगस मेजर नहीं है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है और पेनक्रियाज है। ये सारे जो है ना एक ही प्रोसेस करते हैं, वो है डाइजेशन का प्रोसेस। उसके बाद है ये ऑर्गन सिस्टम की एक एग्जांपल है रिस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हुआ था, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हमारी नोज़ होती है, उसके बाद ये यहाँ से नोज़ से ये हमारे ओसोफेगस से क्या कहते हैं लंग्स में जाता है। ये जो है ना डिफरेंट ऑर्गन्स जो है ना मिलकर एक काम कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को जो है ना हमारी बॉडी तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। इनका ये फंक्शन होता है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में कि हमारी ऑक्सीजन का हमारी बॉडी से हमारी बॉडी को पहुंचाना, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी तक पहुंचाना। ये रिस्पिरेटरी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन जो है ना मिलकर एक स्पेसिफिक काम करते हैं, इसलिए ये ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। उसके इंडिविजुअल लेवल, जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं ना, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम और मिलकर एक काम करते हैं, टुगेदर फॉर्म होते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो एक इंडिविजुअल बना लेते हैं। यानी हमारे डिफरेंट ऑर्गन जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हम बनते हैं, इस तरह ऑर्गेनिज्म बनता है। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये बात समझ आ गई, मैंने आपको बताई है। इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शन, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर कोऑर्डिनेटेड। यानी ये जो हमारे बॉडी के जो फंक्शन है, प्रोसेसेस है, जो एक्टिविटीज़ है ना ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की, वो मिली हुई हैं आपस में। ये नर्व्स हैं, नर्वस सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट है, ईयर है, नोज़ है, सब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं ये, ठीक है। जैसे बिल्ली होगी, मंकी हो गया, डॉग हो गया, ये सारी और इंडिविजुअल्स हैं, इंसान भी इंडिविजुअल है, ठीक है। उसके बाद आता है स्पीशीज। इंडिविजुअल के बाद जो नीचे बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है पॉपुलेशन, लेकिन ये इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन के साथ ही एक जो है ना बॉक्स बना हुआ है,
उसमें बताया हुआ स्पीशीज क्या होते हैं। स्पीशीज इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जब दो सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं तो वो स्पीशीज कहलाते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ माउस इन द फील्ड ऑफ यार्ड, यानी ये मैंने वैसे अपनी तरफ से एग्जांपल दी है, ठीक है। उसके बाद आता है हैबिटेट। हैबिटेट भी स्पीशीज के बिल्कुल नीचे एक बहुत छोटा सा और बॉक्स बना है, उसको कहते हैं हैबिटेट्स। हैबिटेट्स वो जगह होती है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उस जगह को हैबिटेट्स कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है उसकी। इसके पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल जब सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेम स्पीशीज एक ही जगह पर रहते हैं, वो उसी सेम टाइम पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस इन द सेम टाइम, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। कि एक सेम ग्रुप, सेम स्पीशीज सेम प्लेस पे सेम टाइम पर रहें, उनको पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, पाकिस्तान में लोगों के आबादी जो है ना वो 2010 में 173.5 मिलियन थी, ठीक है। ये जो है ना बुक में एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। पॉपुलेशन उनको कहते हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ स्पीशीज सेम प्लेस पे सेम टाइम पर रहते हैं, ठीक है, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी कहते हैं जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यानी पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट होती हैं और एक जगह पर रहती हैं, उनको कहते हैं स्पीशी कम्युनिटी। अ कम्युनिटी इज असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। यानी एक सेम इन्वायरमेंट पे डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्ट हो रही है, एक ही जगह पर रह रही हैं, उन्हें वो कम्युनिटी बनाती हैं, ठीक है। कम्युनिटी आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज। ये इसकी जो है ना आगे बताया हुआ है कि जो कम्युनिटीज़ होती हैं कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होती हैं जिसमें या शायद एक क्या कहते हैं पॉपुलेशन बढ़े और दूसरी कम हो, इसमें ये चांसेस होते हैं। उसमें चांसेस नहीं होते, पॉपुलेशन में चांसेस नहीं होते। अब कम्युनिटी इज असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट, ठीक है। कम्युनिटी आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स in which one population may increase and other may decrease. For example forest community, ठीक है। अ पॉन्ड कम्युनिटी, ये एक कम्युनिटी है जिसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज एक ही जगह पर रह रही हैं, जिसमें एक बढ़ भी सकती है और एक कम भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बायोस्फीयर यानी जोन ऑफ लाइफ। जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ आपस में मिलती हैं तो वो एक अर्थ बनाती हैं जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेटेड ऑफ ऑर्गेनिजम्स community is known as biosphere. It constitutes all ecosystems area where living organisms interact with non-living components of the environment and it is also called zone of life. हमने पढ़ा था इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म के साथ जो इंटरेक्शन है, इधर जो है ना जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिलती हैं कम्युनिटीज़, तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनका जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट होता है वो अर्थ बनाती है, वो उनसे जो है ना अर्थ बनती है। इसको जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है। ये चैप्टर 1 यहाँ तक ही था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ALP में सिर्फ यहाँ तक ही है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।